एलन के साथ जर्नी कब स्टार्ट हुई? कैसे सोचा कि मुझे एलन ही जाना चाहिए? और मैं कंपटीशन को बहुत सीरियसली ले लेता था फिर। अच्छा, एलन क्लासरूम का कैसा एक्सपीरियंस रहा? नीट में तो अच्छा स्कोर करना है तो पूरा ध्यान रखा के एकदम अच्छा अलग हो जाएगा। नीट ये के नहीं बाद पता ये नहीं पता रहता। 12 आवर्स तो किया ही है बाद में, एक ओके। एक दिन का 12 आवर्स, कभी लेट उठ गए कभी तो फिर डिले, तो उसको अगले दिन कंपेंसेट करने का सोचना तो हो गया। वेल बहुत क्रूशियल रोल है, मतलब नाना नानी बहन के साथ भी 2 साल रहते हैं आपके साथ तो ये भी है कि मम्मी पापा दोनों डॉक्टर्स हैं, तो वो अपने प्रोफेशन में बिजी भी हैं। तो फिजिक्स फेवरेट ही था क्योंकि कंसेप्ट प्रॉपरली बिल्डअप हो गया था इतने क्वेश्चन सॉल्व करके। फैमिली में कितने डॉक्टर्स हैं? 30-40 प्लस तो हो गए आराम से। हर साल लाखों स्टूडेंट्स नीट की तैयारी करते हैं, लेकिन हर सक्सेसफुल स्टूडेंट की कहानी एक जैसी नहीं होती। सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है, स्ट्रैटेजी अलग होती है, स्ट्रगल्स और चैलेंजेस भी अलग होते हैं, और इन्हें पार करने का अंदाज भी हर स्टूडेंट का बिल्कुल अलग होता है। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह, और आज मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसा ही गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है अर्णव, जिन्होंने नीट में बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो चलिए उनकी जर्नी जानते हैं, और बिना देर के वेलकम करती हूँ अर्णव का। अर्णव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। अर्णव, कैसा लग रहा है स्टूडियो में आकर? सोचा था कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद मैं इस तरह से अपनी जर्नी शेयर करूंगा? पता तो था ऐसा होता है, पर एक्सपीरियंस पहली बार कर रहा हूँ। ओके, कैसा लग रहा है? हेजिटेट फील कर रहे हो? थोड़ा सा पर अच्छा है, फीलिंग अच्छी ओके। है। अच्छा, फैमिली में कैसा माहौल है आफ्टर रिजल्ट? हर किसी का कैसा रिएक्शन है, मम्मी पापा का स्पेशली? मम्मी पापा तो एकदम हैप्पी, पूरे मतलब लोकेलिटी में एकदम खुश। ओके। Yes. लाइक हर किसी से सुनने को मिल रहा होगा ना कि अर्णव के पापा मम्मी हाँ वही है ना, yes, बहुत अच्छा हाँ परफॉर्म किया है। हाँ वैसे ओके। फीलिंग। अच्छा, आपके अलावा फैमिली में कौन कौन है और कौन क्या करता है? मेरे को एक बड़ी बहन है, एल्डर सिस्टर, और मम्मी पापा बोथ आर डॉक्टर्स, और नाइस। बहन भी अभी फाइनल ईयर में है एम्स नागपुर में। तो ऑलरेडी आपको घर पे एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला हुआ है, हाँ इन्वायरमेंट जिसका तो पढ़ने का नहीं भी मन हो वो भी पढ़ने लग जाए। हाँ, अब पहले मैं बहन से इंस्पिरेशन लेता, अब वो मुझसे लेगी। मतलब अगर आपकी दीदी देख रही हैं तो हाँ। डेफिनेटली यहीं से सुन ले कि भैया ने बोल दिया है। ओके। अच्छा, दीदी से कैसा बॉन्ड है? आपको बहुत सारी चीज़ों का पहले से आइडिया लग गया होगा, दीदी ने गाइड किया थ्रू आउट जर्नी? हाँ लास्ट 2 इयर्स में गाइड तो अच्छा किया उसने, और सपोर्ट तो कंटिन्यू था ही उसका। और पहले तो मस्ती भी बहुत एकदम चिल था, अच्छा था। ओके, नोक झोंक बहुत होती थी? हाँ, नोक झोंक बहुत होती थी, पापा को कंटिन्यू चेक रखना पड़ता था। ओके। अच्छा, मम्मी पापा से कैसी बॉन्डिंग है आपकी? क्या इनिशियल क्लासेस में मम्मा ने हेल्प की पढ़ने में? इनिशियल क्लासेस में मतलब मोस्टली तो मैं खुद से करता था, पर मम्मी पापा से भी बहुत कभी कभी ऐसे मदद करते थे जब कोई ओके। प्रॉब्लम है क्या ऐसे। ओके। अच्छा, किस किस तरह के एग्ज़ाम दिए आपने? जैसे नीट में हमने देखा आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन ये एक दिन में तो नहीं हुआ होगा ऑफ कोर्स ना? ये शुरू से आपने पढ़ने में बहुत अच्छा इंटरेस्ट रखा होगा, डिफरेंट डिफरेंट तरह के एग्ज़ाम दिए होंगे, तो किस किस तरह के एग्ज़ाम दिए हैं? 6 तक तो इतना कोई टेंशन नहीं था, उसके बाद मतलब टेंशन नहीं, पर बाद में ऐसे एग्ज़ाम्स देते गए, लाइक होमी बाबा दी, MTSC थी महाराष्ट्र में एक, और टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, उसके बाद ओलंपियाड्स दिए, उसमें अच्छा स्कोर हुआ, मेडल्स मिले, सो एक अप्रिसिएशन की वजह से ऐसा लगा कि और करना चाहिए बाद में भी। और दीदी का इतना अच्छा स्कोर देख के कि उसका कितना अप्रिसिएशन मिल रहा है, सो एक और मोटिवेशन मिल गया कि अब तो मुझे भी करना ही है 11th-12th में एकदम अच्छे से। ओके। अच्छा अर्णव, वैसे तो देखो विद टाइम ही हमें समझ आता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन मोस्टली हमने देखा है ना कि जब जब भी किसी बच्चे को पूछो क्या बनना है, तो हमेशा ड्रीम्स चेंज हो जाते हैं। कभी वो बोलेगा मुझे ये बनना है, पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है। आपके साथ ऐसा रहा है कि डिफरेंट हाँ, डिफरेंट ड्रीम्स रहे हों? जो होमी बाबा की एग्ज़ाम थी वो एक साइंटिस्ट ओरिएंटेड एग्ज़ाम्स थी, तो फिर वो टाइम पे फिर एग्ज़ाम में मेडल मिलने के बाद सोचा अब तो साइंटिस्ट ही बनना है। ओके। पर बाद में फिर देखते गया मम्मी पापा को कि डॉक्टर से पेशेंट्स को ट्रीट करना, मतलब मेरे को प्रैक्टिकल लगा मोर, तो ओके। फिर बाद में मैं डॉक्टर की तरफ मोर लीन हो गया कि अभी डॉक्टर ही बनूंगा ऐसे। ओके। अच्छा, एलन के साथ जर्नी कब स्टार्ट हुई? कैसे सोचा कि मुझे एलन ही जाना चाहिए, और क्या कोई टेस्ट दिया था आपने, टैलेंट टेस्ट, या यस, फिर टैलेंट एक्स दिया था। दिया था? हाँ हाँ, कौन से साल में? मतलब 10th के एंड में, मतलब ओके, 10th में दिया होगा। हाँ। क्या स्कोर था और किस तरह का टैलेंट टेस्ट का एक्सपीरियंस था आपका? टैलेंट एक्स का एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब वो टाइम पे इतना प्रिपेयर नहीं किया था मैंने, पर उसमें स्कॉलरशिप तो मिली थी एक क्लास में 11th में। ओके, टैलेंट टेस्ट के बाद एसपीएस होता है, गए थे, अटेंड किया था?
नहीं किया था? सुनना नहीं। अच्छा, आपने अप्रिशिएशन की बात करी। अप्रिशिएशन सच में बहुत सही तरह से वर्क करती है कि अगर हमें हमें किसी चीज़ के लिए मोटिवेशन मिलता है कि यार मैं इसमें अच्छा कर रहा हूँ तो मैं आगे भी और अच्छा करूँगा। मेरे लिए 2 मोटिवेशन है, मतलब एक तो एप्रिसिएशन रहता और दूसरा डिमोटिवेशन रहता। ये भी आपके लिए? मोटिवेशन है मतलब कि अगर एक एग्ज़ाम में मुझे बहुत कम स्कोर आ गया और दूसरों को बहुत, तो सो मैं कंपटीशन को बहुत सीरियसली ले लेता था फिर। ओके। तो फिर मैं बोला अगली बार तो करना ही है, तो फिर एकदम विगरसली प्रैक्टिस चालू कर देता। तो आई थिंक ये भी सबका अपना-अपना वे है कि यस आप हाँ, दोनों वे चलते हैं। लो स्कोर को भी आप मोटिवेशन के तौर तौर पे लेते हो। हाँ, उससे फ़ायदा ज़्यादा होता। अच्छा। हाँ। अच्छा, एलन क्लासरूम का कैसा एक्सपीरियंस रहा? अगर आपको डे 1 याद है अपना, कैसा था जब पहली बार एलन आए थे? हाँ, मतलब फर्स्ट मंथ में तो इतना कोई रिकॉग्नाइज़ करता नहीं, नए बच्चे सब, सो उनके साथ में बॉन्डिंग करना, नए फ्रेंड्स दूसरा। तो एक्सपीरियंस तो अच्छा ही था स्टार्टिंग से ही, क्योंकि करना है कि नीट में तो अच्छा स्कोर करना है, तो पूरा ध्यान रखा के एकदम अच्छे से क्लासरूम में भी पूरा ध्यान रखा के काम करना है एंड रिजल्ट तक। अच्छा, आपने अभी कहा कि क्लास में 1 मंथ तो आई थिंक बॉन्ड बनाने में निकल गया। क्या हाँ ज़रूरी है कि जो आपका पीयर ग्रुप है, जो आपके हाँ साथ में बैठते हैं, उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड हो ताकि आप आगे कम्पीट कर पाओ? हाँ, कम्पीट भी और एक इन्वायरमेंट भी है, वो उनके डाउट्स आगे करते हैं, मैं मेरे करूँगा, तो एक दूसरे के माइंडसेट समझते हैं, फिर उसमें टीचर्स भी ऐड करते, तो फिर एक ओवरऑल अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता स्टडी करने के लिए। आपके फ्रेंड्स बने इस जर्नी में? हाँ, मतलब बहुत अलग-अलग जगह के भी फ्रेंड्स बने हैं एकदम। कहाँ-कहाँ से? मतलब मैं नांदेड़ में था, तो नांदेड़ में पढ़ने को था, पर मैं एक्चुअली अंबड जालना डिस्ट्रिक्ट का हूँ। तो जालना के भी जो दूसरे स्कूल में थे वो दोस्त बने, परभनी के दोस्त बने, और बहुत सारे नांदेड़ के भी और दोस्त बने जो मैंने मतलब 10th के पहले तो कोई, मतलब 11th में ही पहली बार मिले थे। ओके। हाँ। ओके, अभी अभी जो आपके बाकी पहले के स्कूल फ्रेंड्स होंगे जिनका भी पता होगा कि अर्नब बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, अच्छा रिजल्ट आया है, तो किसी से बात हुई? हाँ, हुई थी, मतलब वो भी एकदम ऐसे शॉक्ड है? शॉक में थे। मतलब किसको लगता नहीं ना कि मतलब 10th तक परफॉर्मेंस, मतलब बोर्ड्स में अच्छे थे, बट कि इतना अलग हो जाएगा नीट ये के नहीं बाद, पता ये था। नहीं पता रहता, क्योंकि मेरे साथ में एक मेरा बेस्ट फ्रेंड भी साथ में ही था, तो फिर तो डिफरेंस साथ में इन पता द था। सेंस नीट एलन में? क्लासरूम में, यस हाँ। ओके। हाँ तो आप दोनों ने मिलके डिसाइड किया था कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं भी एलन जा रहा हूँ? हाँ, वैसा ही हुआ। ओके, ठीक है। अच्छा, जैसे किसी भी टॉपर से ना कोई भी जानना चाहता है, आपके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, सबको लगता है कि यार बहुत पढ़ाई करी होगी, मतलब बहुत इन द सेंस लोगों को लगता है स्टडी टेबल छोड़ा ही नहीं होगा, वहीं बैठा रहा होगा। तो अगर आपको कोई पूछे कि कितने घंटे पढ़ाई करी है क्लासरूम के अलावा? अच्छा, क्लासरूम के अलावा भी होता, 7 आवर्स तो होते ही हो गए क्लासरूम के टाइम, और फाइनल एग्जाम्स के टाइम क्लासेस तो हो गया, सिलेबस एंड हो जाता। उसके बाद मैंने की 12 आवर्स तो किया ही है बाद में भी। कंप्लीट मिला के? हाँ, एक ओके। दिन का 12 आवर्स। तो आप अपना रूटीन कैसे मैनेज करते थे? बहुत स्ट्रिक्ट थे आप अपने रूटीन को लेकर? हाँ, स्ट्रिक्ट तो था, पर कोई कोई तो चेंजेस आते ही है, मतलब जो अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कि? कभी लेट उठ गए, कभी तो फिर डिले, तो उसको अगले दिन कंपेंसेट करने का सोचना तो वगैरह, वो ओके, तो होता ही है। वो नेचुरल है। हाँ, नेचुरल है वो। फिर स्टार्टिंग में मतलब प्रॉपर दिन का मैं ज़्यादा एक दूसरे कामों में टाइम वेस्ट ना करके 3-4 घंटे में ये करके पढ़ाई का ज़्यादा फोकस वही ज़्यादा रखता था। आप हॉस्टल में रहे हो या घर पे ही रहे हो, लाइक घर नहीं, से ही मैं सेंटर नाना जाते नानी थे? के साथ फ्लैट में रहा था, एक रेंट पे। नाना नानी के साथ रहे हो? हाँ, दो उनका क्या साल रोल है आपकी जर्नी में? वेल, बहुत क्रूशियल रोल है, मतलब नाना नानी बहन के साथ भी 2 साल रहे थे, ओह, जब और जब उनको ऐसा। नीट की प्रिपरेशन के टाइम को चाहिए था। हाँ, और मेरे साथ भी 2 साल रहे थे, और उसमें भी एक इंसिडेंट ये हुआ था कि नानी को मैं, मतलब एक बार हम मंदिर गए, तो वहाँ पे नानी का पैर स्लिप होने की वजह से एक साइड पूरी फ्रैक्चर हो गई थी। ओके। तो उसके बाद मैं 2 महीने अकेले रहा, नानी का पूरा फ्रैक्चर रिकवर किया, बेड रेस्ट पे थी, उसके बाद भी फिर से मेरे साथ रहने आए दोनों। तो ओके। मतलब इतना बॉन्डिंग है कि इतना होने के बाद भी फिर से आए, तो इसीलिए बहुत अप्रिशिएट है। चलो, आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार मिल रहा है और सपोर्ट मिल रहा है ना, और आपके साथ तो ये भी है कि मम्मी पापा दोनों डॉक्टर्स हैं तो वो अपने प्रोफेशन में बिजी भी हैं, हाँ, और और बच्चों को नाना कोई भी तो चाहिए होता डेंटिस्ट है। थे। अच्छा। तो और नाना मतलब मुझे कोई पेपर सॉल्व करना है तो प्रिंट आउट ला के दे देंगे, मतलब उसमें तो सब हेल्प करनी, और नानी क्या खाना है तुझे, क्या ये वो कंटिन्यू चलता रहता था। ओके। अच्छा, अभी आपने बोला कि नाना भी डेंटिस्ट हैं, फैमिली में यस, कितने डॉक्टर्स हैं? फैमिली के साइड में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मतलब
30-40 प्लस तो हो गई आराम से रियली? पूरे फैमिली में। मम्मी के साइड पे तो हाँ, पता चले कोई दांत उखाड़ रहा है, कोई कोई कुछ कर रहा है, मतलब सभी डॉक्टर्स हैं। कार्डियोलॉजिस्ट है, ओके, डर्मेटोलॉजिस्ट है, ओके। मेडिसिन सब है। आपको किस में जाना है, लाइक क्या बनना है डॉक्टर में? अभी तक क्लियर नहीं है, पर मैं भी शायद से डरमैट सोचूंगा बाद में, पता नहीं क्या। ओके, मतलब अगर वो तो क्लियर नहीं है अभी, हाँ, वो क्लियर नहीं, एमबीबीएस फ्यूचर 5 में साल बाद समझ तो आएगा। कौन सी फील्ड इतनी अच्छी लगेगी, फिर परस्यू करूंगा उसे। अच्छा चलिए, आपने कहा कि मैं 12 घंटे भी पढ़ाई की आपने। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को आपने कैसे बैलेंस किया, कैसे मैनेज किया? किसको कितना टाइम दिया? स्टार्टिंग में क्लासेस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को मतलब इक्वल इम्पोर्टेंस, जैसे जैसे टॉपिक हो रहे हैं कंप्लीट करना, सॉल्विंग वगैरह अच्छी, मतलब एंड तक तो पता चल गया कि फिजिक्स अच्छा है बहुत। अच्छा, फिजिक्स में अच्छे हो आप। अच्छा हाँ, तो फिज़िक्स फेवरेट ही था। तो फॉर्मूले तो एकदम अच्छी से लर्न की, फार्मूला बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं। कभी कभी फिज़िक्स बिना पढ़े भी एग्जाम में गया तो अच्छे आ जाएंगे, ये पता रहा, क्योंकि कंसेप्ट प्रॉपरली बिल्डअप हो गया था इतने क्वेश्चन सॉल्व करके। बायोलॉजी को मोस्टली क्या पूरे कम्प्लीटली एनसीईआरटी पूरे फोकस पे थी, और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस, और फिजिकल के लिए तो सॉल्विंग करता था मोस्टली फॉर्मूलेस के साथ। अच्छा, एकदम केमिस्ट्री में मैंने देखा है लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बड़ा डरते हैं, ऐसा था क्या आपके साथ भी? मेरे को भी थोड़ा डर लगता था, क्योंकि कोई कौन से पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं उसका इतना फिक्स्ड नहीं रहता, मतलब थोड़ा सा एनानॉमस रहता, तो उसमें कभी कभी प्रॉब्लम आती थी कि ये सीरीज़ का है, ये क्या था, मतलब वो फिर से देखना पड़ता, तो लर्न करना, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, मैं रिसेंटली एक टॉपर से मिली, तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपका रिवाइज़ करने का क्या पैटर्न है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम हर किसी से 1 या 2 बार में याद तो नहीं होता है, नहीं होता। तो कि मैंने तो एक ही चीज़ को, मतलब ऐसा भी है कि 20 टाइम्स भी पढ़ा है। तो क्या ऐसा होता है, क्योंकि बायो में बहुत याद करना पड़ता है बायो ना? में बहुत याद, ईयर्स याद करने हैं, साइंटिस्ट के नाम याद करने हैं, इंट्रोडक्शन के पेज, प्रीफेस वगैरह सब पढ़ना पड़ता। तो आपका क्या वे था, लाइक आप कैसे रिवाइज़ करते थे? मतलब इंट्रोडक्शन और जो साइंटिस्ट के जो डिस्क्रिप्शंस थे स्टार्टिंग में, उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लो, उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, वो ही रिवाइज करना लास्ट में, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, बाकी में से तो आएगा नहीं, इतनी कंफर्म था। और बाकी में से आया तो पहले तो एक बार पढ़ा ही है, तो फिर सॉल्व तो हो ही जाएगा। मेन कंटेस्ट में तो लास्ट में तो सिर्फ डायग्राम्स देखे थे मैंने लास्ट के 2 दिन 3 दिन बायो के। अच्छा, अगर बाकी स्टूडेंट्स को अगर आप बताओ कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम आते आते, क्योंकि इतनी बार सिलेबस हो चुका है, सब कुछ चीज़ें क्लियर, तो पता चल जाता है कि मोस्टली यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, यस और क्योंकि इतने पीवाईक्यूज भी आप लोग सॉल्व कर चुके होते हो, तो एक एग्जाम पैटर्न भी समझ आ जाता है कि कहाँ से पूछ रहे हैं, किस तरह से पूछ रहे हैं। तो अगर आप तीनों सब्जेक्ट के बारे में बता सकते हो, फिजिक्स से शुरू करते हैं, आपके फेवरेट सब्जेक्ट से। हाँ हाँ, फिजिक्स में पीवाईक्यूज तो साथ में हो गए थे। लास्ट में एक बार वो पूरे पेपर्स की एक बुक, उसमें से पूरे कर लिए थे पूरे पेपर्स सॉल्व। बाद में तो फिजिक्स के इतनी सॉल्विंग की नीड सिर्फ डायरेक्ट पेपर्स से हो जाती थी, मॉक टेस्ट जो होते थे, रिवीजन के सेशन। और केमिस्ट्री में भी मतलब केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ऑर्गेनिक की एक्सरसाइजेस सॉल्व करता था, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एकदम एक स्टेप दूसरा स्टेप ऐसे सब स्टेप्स वाइज बताते थे, तो वो सॉल्व करके पूरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएजेंट क्या है, वो सब लर्न हो जाता था। एक रिएजेंट का चार्ट ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए सब सीरीज वगैरह एक इसमें पढ़ लेना रिवीजन के लिए, और फिजिकल के लिए फॉर्मूलेज देख लेने। बायोलॉजी में एनसीईआरटी के डायग्राम्स टेक्स्ट अच्छी से एक बार देख लेना, यही रिवीजन का पार्ट अच्छा, एलन स्टडी मटेरियल के अलावा एनसीईआरटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। है। हाँ, एनसीईआरटी मतलब जो फर्स्ट नीट हुई थी, तो उसके बाद उसमें तो एकदम अच्छा स्कोर था। उसके बाद मतलब एग्ज़ाम देने के आने के बाद पता नहीं था कि ये कितना एनसीईआरटी में से आया, पर जब रीनीट का ये हुआ, तो फिर जब मैं फिर से रिवाइज करने लगा एनसीईआरटीज़ के पॉइंट वगैरह एक्सरसाइजेज देख रहा हूँ, तो ये तो क्वेश्चन उसमें से ही आया, डायरेक्ट उठा लिए उन्होंने, ऐसा डायरेक्ट डायरेक्ट वही वैल्यूज़ वही वो क्वेश्चन जब एक्सरसाइज देख रहा था, तो मुझे पता चले, तो मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा था कि इतना है सब एनसीईआरटी से ही आता है। मैंने एनसीईआरटी को हमेशा फोकस पे रखा ही था, फिजिक्स की एक्सरसाइजेस, फिजिक्स का टेक्स्ट, समरी, पॉइंट्स टू पॉन्डर, ये सब फोकस पे थे ही। और लास्ट में फिजिक्स की एनसीईआरटी देखना है तो सिर्फ पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी के पॉइंट्स देखता था। केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आए थे, इन टेक्स्ट में से क्वेश्चंस थे, तो मुझे तो एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस बहुत ही लगता हर एक सब्जेक्ट में। और केमिस्ट्री में फिजिकल की भी 1 बार 2 बार रीडिंग हो जानी चाहिए, कि उसको लीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें से भी जो पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट कर लूँगा, उसको लास्ट में से भी इतना ही देखूँगा, क्योंकि फिजिकल में से तो मोस्टली कैलकुलेशन ही आएगा,
तो अगर आ गया तो एक बार ये कंसेप्ट आ जाना चाहिए था। और बायोलॉजी को तो एनसीईआरटी एस्केप कर ही नहीं सकते, उसमें से ही आना है जो आना है बायो के यस। लिए। अच्छा अर्नब, मॉक टेस्ट का क्या रोल होता है, और प्लस क्या आपने अपनी इस 2 साल की जर्नी में कभी मॉक टेस्ट मिस किया है? मॉक टेस्ट अगर कंटिन्यू लास्ट के पीरियड में 1-2 मिस करे होंगे, बट रीज़न ऐसे क्या था मिस करने के पीछे? थोड़ा रिवीजन बचा हो, थोड़ी प्रिपरेशन में सोचा अब इतने मॉक टेस्ट दे दिए, स्कोर कंसिस्टेंट आ रहा है, तो अब मैं सोचा थोड़ा सा जो गलतियाँ हो रही है उस पर ज़्यादा फोकस कर दूँ, उसको एक बार रिवाइज कर लूँ, वो कंसेप्ट को देख लूँ, मुझे कोई टॉपिक पढ़ना बचा है मैं एक बार वो देख लूँ, क्योंकि कंटिन्यू मॉक टेस्ट देने से इतना फ़ायदा नहीं होगा, अगर मैं थोड़ा पढ़ भी लूँ तो उससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा इसीलिए। ओके। अच्छा, पेपर ऑर्डर क्या रखते थे, और क्या आपने मॉक टेस्ट में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं? हाँ, मैं मतलब जब 11th में स्टार्ट किया था तो फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, फिज़िक्स तो पसंद आ रहा था, फिर लास्ट में क्या हुआ कि बायो में कभी कभी कम आने लगे, तो फिर मैं सोचा कि ऑर्डर को रिवर्स कर दूंगा, तो क्या किया था? तो मैं बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स, तो उससे परफॉर्मेंस भी बढ़ गई, और मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बायो में मतलब एडजेक्टिव्स भी देखना ज़रूरी हो जाता है कि क्या दिया है, तो बायो को केयरफुल रीडिंग करनी वगैरह, तो इसीलिए मैंने ऑर्डर चेंज किया, तो फाइनल लीट में भी मैंने बायो केमिस्ट्री और फिज़िक्स सॉल्व किया। तो क्या आपकी इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कभी भी अगर ऑर्डर चेंज करना पड़े तो भी कर सकते हैं? अदरवाइज़ हम कुछ स्टूडेंट से सुनते हैं कि अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं होते हो तो फिर आप घबरा जाते हो कि मेरा तो हाँ, ये होता पैटर्न है। है, मुझे तो ये आदत है, अभी मैं हाँ, कैसे करूँ इस सब्जेक्ट के साथ? नहीं, मैंने लास्ट के जो प्रिपरेशन के मॉक टेस्ट का पीरियड था, मैंने उसमें ऑर्डर चेंज ही कर दिया था। स्टार्टिंग में 2 पेपर्स थे जिसमें मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो लिया। स्कोर इतना अच्छा नहीं आया, मैंने ऑर्डर रिवर्स किया, तो फिर बाद में स्कोर अच्छे आने लगे, तो मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया। नाइस। अच्छा, तो आपने फर्स्ट नीट में कौन सा ऑर्डर किया था? नहीं, फर्स्ट नीट में तो मतलब वही था, बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। उसके बाद में दोनों नीट में मैंने वही पैटर्न ये यूज़ किया था। अच्छा, अगर दोनों एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस पूछती हूँ मैं, फर्स्ट वाले का एक्सपीरियंस कैसा था? कैसा पेपर गया था? किस माइंडसेट से देने गए थे? एग्ज़ाम देने के बाद क्या सोच के बैठे थे कि हो गया है, अभी मैं रिलैक्स हूँ? वेल, पहले इसमें तो परफेक्ट स्कोर आ ही रहा था, 720 आउट ऑफ 720, तो खुश तो था, बट इतना भी नहीं, क्योंकि वो टाइम पे 720 बहुत सारे बच्चों को आ रहे थे, हर किसी का तो सुनने को फिर मिल रहा हाँ, था। तो इतना इजी पेपर में तो खुश नहीं था, क्योंकि और मतलब मेरे साथ जितने बच्चे थे, जब पेपर हार्ड आ रहा था तो उनके मार्क्स ड्रॉप हो रहे थे, तो फिर इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी। सच में ऐसा होता है, जब इजी पेपर होता है तो बच्चों को लाइक देने में भी मज़ा नहीं आता, स्कोर हाँ, भी लग रहा है कि सबका ही सबका सिमिलर आ ही रहा है। सबके ज़्यादा आ गए थे एकदम, तो कंपेयर में तो मेरे को तो इतना अच्छा नहीं लगा। पर जब मैं रीनीट का पेपर सॉल्व कर रहा था, जब मैं फिज़िक्स तक पहुंच गया, और फिज़िक्स अच्छा है मेरा, मुझे पता है, और जितने पैराग्राफ वाले क्वेश्चन देखे एकदम बड़े बड़े, और वो तो मुझे पता चल गया कि आज एडवांटेज पे है। ओके। पता चल गया था। टफ पेपर देख के तुम्हें ज़्यादा मज़ा आया कि अभी सही है? मेरे फ्रेंड्स भी बोलते, बोले हमने भी जब फिज़िक्स का पेपर सॉल्व किया, बोले पता चल गया, बोले अर्नो का पेपर है, बोले। अच्छा, वो एग्ज़ाम देते हुए भी याद कर तो रहे मुझे, हाँ, दोस्त का फ़ोन आने के बाद ऐसा बोला। हैं। ओके। तो सेकंड वाला जो रीनीट था उसे देखकर मज़ा आया, मतलब, और उसके बाद हाँ, आपको एग्जैक्टली ये पता था कि अब इस बार सबका स्कोर सेम नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ, अब अच्छा पता होगा, ऐसा? था। हाँ, पता था, क्योंकि मॉक टेस्ट में भी फिज़िक्स को जब टफ कर रहे थे, तो मुझे मतलब कंपेयर में तो ज़्यादा ही आ रहे थे मोस्टली ओके। स्टार्टिंग के नीट में, पर रीनीट में फ्लक्चुएशंस हो रहे थे, क्योंकि इतना माइंड स्टेबल नहीं हो रहा था कि फिर से वही पढूँ, फिर से वही, तो कभी कभी ऐसे ही पेपर दे दिया वगैरह, पर बाद में फाइनल नीट में ये हो गया। अच्छा, तो पेपर कैंसिल हुआ और पता चला कि रीनीट होगा, तो थोड़ा भी कुछ बुरा लगा? एक घर में मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? हो सकता है मतलब कि तुम्हें इतना ना लगा, बट मम्मी पापा को ज़्यादा लगा। अच्छा। मैं तो कामली लिया, मैंने तो बुक्स मैंने एक जगह पैक करके पूरा रख दिया था। एग्ज़ाम के बाद फर्स्ट हाँ, वाले के? फर्स्ट पूरा पैक करके रख दिया था, फिर उसको फिर से बुक्स निकाले, फिर से रखे, फिर स्टार्ट कर दिया था उस दिन से ही, जिससे नोटिस आया था। आई थिंक ये अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि जैसे ही पता चला कि मुझे वो दोबारा एग्ज़ाम एडवांटेज देना है। रहता था। अच्छा। मतलब जितना जल्दी उतना फ़ायदा, में मतलब क्यों टाइम वेस्ट करना, बाद में कम टाइम मिला तो फ़ायदा नहीं, इसीलिए। ओके। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपकी जर्नी से ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप किस तरह से डाउट्स सॉल्व करते थे? और क्योंकि एक स्टूडेंट की जर्नी में सबसे ज़्यादा जो उसे परेशान करते हैं वो सिली मिस्टेक्स होती है, मेरे जो इसमें तो बहुत थे। बहुत होती थी। यस। तो किस तरह की सिली मिस्टेक्स हो जाती है, किन वजह से हो जाती है, कैसे कम करना चाहिए? वेल, कम करने का तो एक ही है कि वेरी केयरफुल रीडिंग, एकदम केयरफुल रीडिंग से सिली मिस्टेक्स तो अवॉइड हो ही जाते हैं। मतलब मेरे से फिज़िक्स में क्या कभी कोई पॉइंट छूट गया, कोई क्वेश्चन के सिर्फ डाटा देख ली और मैंने मन से ही बना लिया कि क्वेश्चन में यही पूछा होगा,
और देखना चाहिए था कि क्या पूछा है, तो ये भी एक सिली मिस्टेक हो जाती। क्वेश्चन का पैटर्न पता है, सॉल्व करते आ जाएगा अगर प्रॉपरली रीड किया हो क्वेश्चन तो। ओके। और केमिस्ट्री में भी सिमिलर पैटर्न फिजिक्स के। बायो में कभी ईच दिया है, मोस्ट दिया है, ऑल दिया है, कभी वो छूट गया तो क्वेश्चन गलत हो जाते थे। असर्शन रीजन में कभी प्रॉपर इंटरप्रेट नहीं करे तो होता है। सिली मिस्टेक्स तो अवॉइड, मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं होते वो, ओके। ओवर द जर्नी कम करना, केयरफुल रीडिंग करना, फिर उससे समझते थे। आई थिंक सिली मिस्टेक्स की कोई डेफिनेशन भी नहीं है, कोई आप उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हो कि इसी हमारे चीज़ में हो टीचर रही है। बोलते थे बोले सिली मिस्टेक इज योर मिस्टेक मतलब सिली ओके। नहीं है वो, तुम्हारी गलती है बड़ी। ओके। अच्छा, फैकल्टीज़ के साथ कैसा बॉन्ड होता है एलन क्लासरूम में? कभी टीचर से डांट खाने को भी मिलती है क्या? और कभी आपके पोटेंशियल को आपसे ज़्यादा वो समझते हैं क्या? हाँ, पोटेंशियल वो ज़्यादा ही समझते हैं, मतलब कभी सिली मिस्टेक्स होने के बाद तो पोटेंशियल का बताते हैं कि ज़्यादा कर सकता है केयरफुल रीड करके, तो नहीं करना चाहिए था वगैरह, थोड़ा कभी डांट देंगे, पर वो हेल्दी में लेता था, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे ओके। लिए बोल रहे तो। और एलन के फैकल्टी मतलब एकदम क्लोज थे, मतलब स्टार्टिंग में, फिर जब बॉन्डिंग बढ़ती गई ओवर द जर्नी तो वेरी अच्छी, मतलब एकदम अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। कभी कभी तो 10 PM 11 PM डाउट्स आते थे तो मैं डायरेक्ट फ़ोन कर देता था, वो पिकअप भी कर लेते थे, डाउट ओके। सॉल्व भी कर लेते थे फ्रेंडली में कि गुस्सा नहीं, कुछ नहीं एकदम। मुझे भी डर रहता था कि क्या बोलेंगे, पर डाउट सॉल्व करना है आई इम्पोर्टेंट। थिंक डाउट्स जब भी आए तो वेट नहीं करना चाहिए ना, हाँ हाँ, कोई भी टाइम हो। अगर मैं वेट करता था तो माइंड में, बैक ऑफ माइंड में वही चलेगा, तो जो पढ़ रहा है उस पर ध्यान नहीं ध्यान जाएगा, नहीं जाएगा। इसीलिए। यस। अच्छा, डाउट्स एक तो फैकल्टी वाला वे हो गया कि जब भी आ रहा है आपने पूछ लिया, उसके अलावा क्या क्या करते थे? फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करते थे, कोई व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऑल ऐसा कुछ था? व्हाट्सएप ग्रुप इतना नहीं था, मतलब मेरे फ़ोन पे मैंने मम्मी को बोल दिया था कि पैरेंटल कंट्रोल्स लगा दो ओके। डायरेक्टली, मतलब यूट्यूब से डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, किससे फ़ोन नहीं मतलब होगा। यूज़ नहीं किया आपने? नहीं, मतलब पूरा लॉकडाउन में मतलब एकदम कुछ भी नहीं यूज़ करना, सिर्फ फ़ोन कॉल्स अलाउड थे, वो इमरजेंसी कॉल्स से इससे होते थे, वो आप किसी को भी लाइक घर टीचर्स से। को, फ्रेंड्स हाँ, को? उससे डाउट सॉल्व करा लेता था डायरेक्टली। ओके। अच्छा, मॉक टेस्ट के बाद हमने देखा है कि आई थिंक आपकी टीचर के साथ इंटरेक्शन मीटिंग होती है? होता है ऐसा हाँ, कुछ? है मतलब ना? टीचर्स आ जाते थे लास्ट के 2-3 महीने में, कि एग्ज़ाम हुई कि टीचर्स डायरेक्टली आ जाते थे, जो क्वेश्चन गलत हुए उस पर डिस्कशन होता था डायरेक्टली उधर ही इंटरप्रेट करके, फिर इसीलिए तो एरर्स तो कम होते ही जाते फिर। ओके। क्या एलन का स्टडी मटेरियल इनफ लगता है जब पढ़ते हैं? ऐसी भी कुछ बुक्स हैं जो आपको लग रहा है कि मैंने अभी तक भी नहीं पढ़ी है, क्योंकि पूरे साल भर में बीच बीच में कुछ कुछ मिलती रहती है, हाँ रेसेस हाँ, भी मिलती है रेस मैंने एक बार करी होंगी, उसके बाद कभी हाथ नहीं लगाया। है ना? बहुत सारा कुछ बहुत मटेरियल समय मिल जाता डलता है है, ना? हाँ हाँ। बट एलन के मॉड्यूल्स तो स्टार्टिंग में कंपलसरी, मतलब लेटर में, मतलब फिर से नहीं करने की थी ज़रूरत। बट एलन का स्टडी मटेरियल तो अच्छा था कि एक्सरसाइज हर एक सॉल्व करके फिर कंसेप्ट बिल्डअप अच्छा था, मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं कि इसमें कंसेप्ट कवर्ड नहीं है कि। और टेस्ट सीरीज़ की लेवल भी बहुत अच्छी थी। ओके। अच्छा, अब आपने इसके अलावा डाउट्स का बता दिया, बहुत सारी चीज़ें बता दी, लेकिन नोट्स पे हमने बात नहीं करी। नोट्स नोट्स कैसे बनाते हो? और क्या आपकी जितनी भी बुक्स हैं वो बहुत कलरफुल हो रखी है, अलग अलग कलर्स से हाईलाइट कर रखा है? कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? हाँ, बायो का तो किया था, मतलब स्टार्टिंग में जितना कलर यूज़ करके, ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि ज़्यादा पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है, ओके। तो यूज़ करके। पर बाद में जब प्रॉब्लम है कि बहुत ही कलरफुल हो गया, अब रीडिंग समझ में ही नहीं नहीं आ मिल रहा रहा। है। वो भी हुआ था। वो भी हुआ था? हाँ हाँ। ओके। आपका रूम कैसा है? मतलब जहाँ भी आप पढ़ाई करते थे, जो भी आपका स्टडी वाला एरिया था, उसे आपने कैसा बना रखा है? नीट के टाइम पे तो इनऑर्गेनिक के ऑर्डर्स लिखे हैं, रिएजेंट्स है, बायो के सीक्वेंसेस लिख दिए कि इसके बाद ये वैसा, वो तो थे, पर रीनीट के टाइम पे वो क्या है वो पता ही नहीं चला। सब कुछ हटा दिया होगा आपने, रिमूव हाँ, कर दिया पूरा होगा? रूम ही क्लीन अप हो गया था ओके। फिर से। हाँ, वही फिर से करना पड़ा। ओके, अभी क्या टू डू लिस्ट बनाई हुई है कि एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आ गया, अच्छा कॉलेज मिलने वाला है, सेलिब्रेट करोगे, कहाँ यस, जाने वाले हो ट्रैवल के लिए, क्या कुछ सोचा हुआ है? ट्रैवल के लिए तो अभी पता नहीं, बट बाकी टू डू लिस्ट की एआई सीखना की इच्छा है, और क्रिएशन करना है यूट्यूब पे, ऐसा सोचा है। ओके। ओके, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे लॉन्च होने वाले हो? हाँ, ऐसा इच्छा तो है। अच्छा, हमने अधिकतर स्टूडेंट्स को देखा है हाँ, कि वो जैसे कॉलेज जाते हैं
तो थोड़ा कुछ रिकॉर्डिंग्स करने लग जाते हैं ना, व्लॉगिंग करते हैं, ऐसा कुछ प्लान है? ब्लॉगिंग कर सकता, पर कभी कभी ऐसे थोड़ी सी ऑकवर्ड फीलिंग आती है, वो पता नहीं कैसे जाएगी। ओके, चलिए बहुत मज़ा आया अर्णव वाकई आपसे बात करके। आप अपनी जर्नी से अगर कोई चीज़ बाकी स्टूडेंट्स को बताना चाहो जो नेक्स्ट ईयर नीट को टारगेट कर रहे हैं, तो वो क्या होगी? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस जर्नी में? मतलब स्टार्टिंग में तो एनसीईआरटी का फोकस अच्छे रखना चाहिए, पूरी कंसेप्ट की बिल्डअप अच्छी से, कि कौन सी चीज़ कहाँ है, क्या नहीं है, कौन सा याद करना है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वो सब। और एक्सरसाइजेस एनसीईआरटी की वो इम्पोर्टेंट है, तो वो सब ध्यान में रख के सॉल्व करना चाहिए। मॉड्यूल्स वगैरह स्टार्टिंग में तो सब कर लेना चाहिए, बट एंड में एनसीईआरटी मेन फोकस है के काम करना चाहिए, और एरर एनालिसिस। ओके, थैंक यू सो मच अर्णव, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और अपनी जर्नी इतनी डिटेल से शेयर करने के लिए। बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक आपने भी बहुत सारे सीनियर्स के वीडियोस देखे होंगे, ये पॉडकास्ट आपकी जर्नी के साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेशन देगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।